ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक में बोला जाए तो जो भी आप बाहर से डालते केमिकल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मेंढे और कई दिनों से मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ। लगभग 11 साल इस फील्ड में ज़्यादा हो चुके हैं। जब मेरा बीएससी से एग्री हुआ तो बीएससी से एग्री होने के बाद इस फील्ड के बारे में तब भी जो किताबों में पढ़ा था वो नॉलेज नहीं था, लेकिन असल में क्रॉप कंटेन क्या काम करते हैं फसल के ऊपर, किस तरीके से फसल की ग्रोथ होती है, किसान को कम लागत में ज़्यादा उत्पाद कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझे कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग कंपनियों के साथ काम किया, एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल जब मैं काम करने निकला तो मुझे इन सारे चीजों का अनुभव हुआ। आज मैं जिनके साथ आपको मिलाने वाला हूँ वो एक बड़ी हस्ती है जिनका नाम है विनोद डोंगरे सर। R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, और ढेर सारी कंपनियों को जिन्होंने प्रोडक्ट बना के दिए। इस फील्ड में 22 साल का अनुभव जिनको है, ऐसे शेख्स को आपको मिलाने वाला हो नन अदर पर्सनालिटी मिस्टर विनोद डोंगरे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे सर आप? बढ़िया सर, बढ़िया। तो हमारे साथ है विनोद जी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक में बोला जाए तो जो भी आप बाहर से डालते केमिकल। तो ये प्रॉपर क्या नॉलेज होना चाहिए इसका किसानों को, हमको, या हम सभी लोगों को, क्योंकि ये एक जागतिक मुद्दा है। चाहे आप एजुकेशन करते हो या पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करो, लेकिन खाते तो हो अन्न, और वो आता है जमीन से। तो ऑर्गेनिक क्या फायदा होता है, या असल में ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज हम मिलने वाले हैं विनोद डोंगरे जी से। सर, बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि आपसे मिलो, और खास करके ऐसे किसान भाई है हमारे साथ कि जिनको खेती में फसल तो इस करते हैं, बहुत दिन से खेती भी कर रहे हैं, अब उन्होंने की, अब उनके बच्चे भी करने जा रहे हैं। लेकिन जो पहले की तरह जो जमीन थी वो आज जमीन नहीं है, और आज जो बच्चे हैं या यंग पीढ़ी है जो खेती कर रही है, वो यंग किसान बोलना चाहूंगा मैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है खेती करने का, और आज है भी नॉलेज तो प्रॉपर कंटेंट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा मेरे सामने एक सवाल था कि हमें कौन से फसल खेती के लिए कौन से उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट डालने चाहिए, क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या बीमारियां रहती है, इन सारी चीजों के ऊपर ढेर सारे सवाल है सर। और मुझे नहीं है, ऐसे हर किसान को ये सारे सवाल है कि क्या क्या प्रोडक्ट हम जमीन में इस्तेमाल करें और कैसे करें। कोई बोलते हैं मिट्टी परीक्षण करना चाहिए, कोई बोलता है कि फसल में और कोई इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए जमीन के लिए जिसकी वजह से पहले जैसे अच्छी फसल हो, क्वालिटी फसल जमीन में निकले, और जिसकी वजह से किसान को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, देश का आर्थिक विकास भी हो। तो इसीलिए इन सारे सवालों के बीच में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। तो सबसे पहले मेरा तो ये सवाल है सर कि आपके अनुभव के बारे में, इस फील्ड के बारे में बताएं। अनुभव देखा जाए तो मैं इस फील्ड में तो शुरू से जैसे हमने एमएससी किए, तब से हमने देख के ठान लिया था कि हम जो करेंगे वो कुछ अच्छे देश के लिए होना चाहिए। तो फिर दशा देखिए कंपनियों की, मैंने शुरू से ही कोई भी केमिकल कंपनी ज्वाइन नहीं की। मेरे पास आए थे बहुत सारे ऑफर, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन हमारे चौधरी जी है जो आज क्या बोलते प्रगति एग्रोटेक के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हमारे इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, हम बनाते हैं, और हम खेती के लिए बायोलॉजिकल खेती, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन देते हैं किसानों को। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं उनसे जुड़ गया। तब से यही सिलसिला आज तक चल रहा है कि अलग अलग कंपनियों के साथ, जो कंपनी अच्छी लगती है, जो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करती है, करवाने के लिए प्रोत्साहित होती है, उन्हीं से मैं जुड़ा हुआ। क्या बात, आपका अनुभव भी तो बहुत सारा है। 22 साल मतलब कम नहीं होते हैं। हाँ, शुरू से मैं इसी फील्ड में था, और बाद में कुछ साल करने के बाद सोचा ही नहीं कि दूसरी फील्ड में हमने जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड थी और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं हम अभी। स्कोप भी है, लेकिन अभी मैं खुद बीएससी से एग्री कर रहा था, तो मैंने देखा कि बड़े सारे लोग तो सीख रहे हैं बीएससी से एग्री, लेकिन उनका कल खेती के ऊपर नहीं है, नौकरी के ऊपर है। तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है कि जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो किताबों में होता है, वो सब उससे हट के रहता है। जब प्रैक्टिकली अपन करने जाते हैं खेती किसानों में, तो वो कुछ रहता नहीं। उसके कारण उनको उसमें उतना अवेयरनेस नहीं आ पाता कि हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट अगर खेती करने जाएंगे
तो प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट होते हैं खेती में, तो कोई पीछे ना आ जाए, इसलिए वो सबसे पहले नौकरी ढूंढने का प्राधान्य देते हैं। क्योंकि खेती में बहुत वर्किंग होता है, लेकिन नौकरी इसलिए ढूंढते हैं कि वहाँ आराम होता है, 8 घंटे वर्किंग किए, लेकिन खेती में 24 घंटे वर्किंग होता है। सही बात है आपकी। अब मेरा ही उदाहरण मैं बताता हूँ। मैंने BSc एग्री की। BSc एग्री करने के बाद मैंने सोचा कि घर की खेती को सबसे पहले सुधारो। अब मेरे पिताजी मेरे से पहले से खेती कर रहे हैं, अब मैं उनको बताने जाऊँ तो तू बताएंगा मुझे। ऐसी साइकोलॉजी। ऊपर से फिर पढ़ाई की है तो खेती क्यों करना है, नौकरी करो। तो ऐसी साइकोलॉजी हमारे समाज में है ही, तो जिसकी वजह से किसान बनना ये प्रायोरिटी नहीं होती है। जैसे आपने बताया कि आपने कभी केमिकल में काम नहीं किया है, रीजन क्या है सर केमिकल में काम न करने का? नहीं, उधर क्या हुआ, बहुत से हेवी पेस्टिसाइड, इसके बारे में मैं सुना था कि ये डालने से, पेस्टिसाइड डालने से खेती खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं कभी उस फील्ड में जाने की सोची नहीं थी कि जो खराब करने वाली फील्ड है उसमें अगर जाएंगे तो अपन भी खराब हो सकते हैं आगे, तो ये सोच के नहीं गए उधर। अभी तो जैसे आप किसी को भी मिलो, मैं कृषि सेवा केंद्र को मिलता हूँ, किसान को मिलता हूँ, वो बोलता है रासायनिक खाद के सिवा तो खेती ही नहीं होंगे। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा? नहीं, इसलिए सोचा क्योंकि वो करवा के नहीं देते हैं। वो जिसमें बेनिफिट है वही प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, और क्या होता है, उत्पादन तो बढ़ रहा है खेती का और रासायनिक केमिकल, लेकिन जितने उत्पादन बढ़ रहा है उतना ही जो क्रेज खेती का है वो घट रहा है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी दिन ब दिन नीचे जा रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए बायो की तरफ या जैविक खेती की तरफ आना बहुत जरूरी है। ये बात आपने सच बोली। जैसे फर्टिलिटी जो एक वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने जब BSc कर रहा था तो तब भी ये वर्ड सुना था, और ये टीचर ने बताया कि एक गर्भवती महिला होती है, अगर वो रोज सिगरेट पिए, दारू पिए, तो उसका बच्चा कैसे जन्म होगा? पेट में तो गंदगी जा रही है, जैसे केमिकल डाल रहे हैं, और अच्छा फूड नहीं खा रहे हैं, और उसी में अच्छा फल फ्रूट खाते हैं, अच्छा अन्न पेट में जाता है तो बच्चा भी अच्छा आता है। तो इसी तरीके से वैसे है, धरती माता वैसी है। तो मुझे बताइए कि असल में खेती किसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं? एग्रीकल्चर, इसमें दो वर्ड जुड़े हैं, एग्री और कल्चर। कल्चर के बारे में तो जानते हैं अपन कि जो परंपरा चल रही है उसको कल्चर, लेकिन यहाँ इधर कल्चर का मतलब अलग ही एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि एग्री मतलब अपने द्वारा तैयार किया हुआ प्रोडक्ट, जो अपने को अगर अच्छा लगे तो ही मार्केट में जाए या तो ही अपने परिवार वाले खाए। अगर अपन ही अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, अपने को अगर कोई तैयार करेंगे और उसके बाद दूसरे को पसंद नहीं आया या अपने को पसंद नहीं आया तो अपन कैसे देंगे? उसका मतलब होता है एग्रीकल्चर स्वयं का तैयार किया हुआ अपने द्वारा प्रोडक्ट, उस टाइप से होता है। तो एग्रीकल्चर ये सब तो है, एग्रीकल्चर तैयार है क्योंकि सॉइल तो है, लेकिन उसमें तैयार करने की जो पैटर्न होती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ओके, इतना डीप मीनिंग तो हमको पता ही नहीं था। अब जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर खुद से तैयार होने वाला कल्चर, राइट, उसको इस्तेमाल करने वाले उत्पाद। तो मुझे बताइए, तो फिर किसान क्या करे, किसानी कैसे करे, वो कैसे उत्पाद करे, कैसे इस्तेमाल करे, किसे बोलते हैं किसानी, कैसे किसानी होंगी? वो तो क्या है, अभी शुरू से देखा जाए तो परंपरागत जो एग्रीकल्चर खेती करते थे वो सबसे सही थी, क्योंकि उस समय वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है, ये सब गोबर खाद है, ये सब का यूज करके सबसे पहले वो सीड को ट्रीटमेंट भी इसी से किया जाता है कि गोबर के पानी से लीप के उसको सुखा दिया जाता था 2-3 घंटे के लिए, और फिर उसकी बुआई सिंचाई की जाती थी। तब क्या होता था, जितने भी हानिकारक जीवाणु, फंगस, बैक्टीरिया जो उत्पन्न होते, जो बीमारियां पहले करते, वो 50% वही उसके खत्म हो जाते थे। लेकिन क्या, जब परंपरागत खेती को पीछे छोड़ के अपन अभी एडवांस खेती की तरफ आ रहे हैं, तो एडवांस खेती में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सभी जो बीज आ रहे हैं वो ट्रीटेड आ रहे हैं, सब आ रहे हैं केमिकल से लेस होके आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई बीमारी भी तो नहीं आती, लेकिन जो बीमारी हटाने वाले जीवाणु है, जैसे वो जमीन में जाते हैं, ये जर्मिनेशन करते जाते हैं और उनको वो उन जीवाणुओं को भी खत्म करके जा रहे हैं जो अपने सीड के लिए अच्छे रहते हैं। जैसे हमने किताबों में सीखा कि एक खेती होती है आधुनिक खेती, एक होती है पारंपरिक खेती। पहले की जमाने के प्रोडक्ट मतलब वही होते थे, वर्मी कंपोस्ट जैसे, खुद तैयार करो खुद लगाओ, एक्चुअल एग्रीकल्चर वो था। यस, अभी क्लियर हो रहा है सर आपको। यस, तो जैसे आपने अभी बताया कि ऑर्गेनिक भी करते थे पहले, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का इस्तेमाल करते थे,
फिर अभी रासायनिक का भी बताया। तो क्या अंतर है सर रासायनिक और ऑर्गेनिक में, क्या अंतर है, किसे बोलते हैं? रासायनिक मतलब है क्या है, रेडीमेड तैयार किया हुआ फूड है जो अपन पौधों को देते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ फूड। मतलब ऑर्गेनिक होता है कि बैक्टीरिया जीवाणु से तैयार करके पौधों को देते हैं, तो वो भोजन अपने लिए ठीक होता है। जैसे घर में अगर दाल चावल रोटी अपन अपने घर में बनाए, मम्मी बनाए, सिस्टर बनाए और अच्छे से बनाएगी क्योंकि हमारा बेटा खाएगा, भाई खाएगा, इस हिसाब से बनाते हैं, उसमें उनका एक लगाव जुड़ा रहता है। लेकिन अगर होटल के खाने में जाएंगे तो उनको कोई लेना देना नहीं रहता, कैसा बन रहा है क्या बन रहा है, ग्राहक है, उनको अच्छी सी टेस्ट आनी चाहिए, तो उसमें हेल्थ के लिए इसके लिए किसी के बारे में नहीं सोचता और अपनों को टेस्ट बना के दे देता है। लेकिन वो जो खाना होता है वो ज़्यादा अपन नहीं खा सकते, टेस्ट है तब तक खाएंगे, उसके बाद वो नहीं खा पाते। उसी तरह पेड़ पौधों का भी होता है, जो स्वयं के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है वो अच्छे से ग्रहण करते हैं और हेल्थी डेवलपमेंट करते हुए चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी हाइट, ग्रीनेस और इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और अपने को एकदम पूरा संतुष्ट करते हैं। तो ये जो होता है ऑर्गेनिक और रसायन में, तो ये जो फर्क है वो उसी के कारण होता है। ऑर्गेनिक स्वयं के द्वारा तैयार किया हुआ भोजन और रासायनिक मतलब रेडीमेड दूसरों के द्वारा तैयार किया गया भोजन। क्या बात है, इतना सही आंसर आपने दिया, मतलब वो समझ में भी आएगा कि खाना भी और जमीन भी दोनों सेम ही तरीके से हैं। फिर भी सर अभी देखो तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग रासायनिक का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि रेडीमेड खाना बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो जैसे भी अगर ज़्यादा जल्दी खाना आप उपलब्ध हो गया, भरपेट खा लिए तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम बाद में एसिडिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। उसी तरह पौधों का भी होता है, क्योंकि रेडीमेड खाना आते हैं, खा लेते हैं, तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाता है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ उनका जो मेन होता है, जो भोजन बनाने वाला होता है, उसको ख़राब करते हुए जाते हैं, जिसके कारण वो तो डैमेज, फसल एक बार तो निकल जाती है, लेकिन दूसरे फसल के लिए वो सॉइल डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे नष्ट होते जाती है। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ सर, मुझे एक ही आंसर दीजिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, रासायनिक या ऑर्गेनिक? नहीं, इसमें क्या होता है कि अभी चलन आ रही है धीरे धीरे कि आगे जो खेती होने वाली है टोटली अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी, क्योंकि आने वाला युग उसी का है। लेकिन क्या होता है, एकदम से संतुष्ट नहीं हो पाते किसी किसान के लिए, इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब तक पूरी व्यवस्था ऑर्गेनिक में नहीं हो जाती तब तक अभी भी बहुत सी व्यवस्था है जो ऑर्गेनिक के द्वारा नहीं हो पाती, तो अपने को रासायनिक का एक सहायता लेनी पड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का सहयोग धीरे धीरे लेना चाहिए। एक दिन आएगा कि रासायनिक की तरफ अपन नहीं जाएंगे, टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। यस सर, मैं जैसे भी सुज्ञान शेतकरी को देखता हूँ, जिनको नॉलेज है, किताब पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक का कल है, तो वो सीधा बोलते हैं हम जमीन में कुछ ही ना डालेंगे, ना तो ऑर्गेनिक डालेंगे, सेंद्रीय डालेंगे, लेकिन रासायनिक नहीं डालेंगे। तो ऐसा क्यों? बड़े सारे फिल्म स्टार है, हीरो है, हीरोइंस है, तो उनसे सुनते हैं कि अपनी खेती खुद बनाते हैं। बड़े सारे राजनीतिक लोग, सांसद है, विधायक है, ये सारे लोग अपनी खेती ऑर्गेनिक करते अपने लिए। ऐसा भी सुना है, बड़े सारे न्यूज में भी मैंने ये बात सुनी थी। अगर इतने लोग, अगर ये अवेयर है, बड़े बड़े सितारे अवेयर है, बड़े बड़े लोग अवेयर है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक से शरीर के लिए लाभ होता है और रासायनिक से दुष्परिणाम होता है, इतना अवेयर होने के बावजूद भी जब खेती का प्रोडक्शन, मैं खेती से उगाने वाले को प्रोडक्शन बोलूंगा क्योंकि निर्मित होती है, अगर खेती का प्रोडक्शन रासायनिक का होता है तो इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हमारे लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए हो रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। नहीं, वो सबका सरकार का ध्यान उनके तरफ जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरफ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है और उसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रासायनिक जो भी प्रोडक्ट है, रासायनिक खेती करने से ही खेती उत्पादन बढ़ेगा या फिर उसके जो अच्छी क्वालिटी है वो नहीं आएगी, ये सब गलत है। बिना रासायनिक के भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम सॉइल से निकाल सकते हैं और उसकी हेल्थी बना सकते हैं। ओके, तो ये कैसे डिफाइन करें सर कि जमीन से अच्छे उत्पाद निकलेंगे, अच्छी फसल निकलेंगी? क्या इसके लिए कोई परीक्षण की जरूरत होती है? नहीं, उसके परीक्षण के लिए अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो किसी भी प्रकार की टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
लेकिन अगर रासायनिक का अगर करना है, आपको रासायनिक ही डालना है, तो उसमें हर एक घटक को टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें मैग्नीशियम है क्या नहीं, जिंक है क्या नहीं, फेरस है क्या नहीं, उसके बाद उसका पीएच कैसा है, ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है, ये सब टेस्ट करके ही रासायनिक खेती करनी पड़ती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर में वैसा ये भी कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक कल्चर डालो, जैविक घटक डालो, तो अपने आप सभी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ो। जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक कंटेंट डालो तो कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंटेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बनाने पड़ते हैं, या क्या बनते हैं या बनाने पड़ते, कैसे होते हैं? नहीं, ये क्या होता है, टोटल ही जो जमीन को उपजाऊ करने के लिए या प्लांट को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार के घटक जमीन में ही थे इससे पहले। लेकिन जैसे भी फार्मर या खेती करने वाले जैसे भी रासायनिक खेती की तरफ गए, उस घटक को खत्म कर दिया। अब वो घटक नहीं बचे हैं, इसलिए अपने को रासायनिक तौर पे उसको मिलाना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी भी घटक के सॉइल उसमें उत्पादन तो होने वाला नहीं है, पेड़ पौधे उगने वाले नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे मेन घटक होता है सॉइल में कार्बन का होता है। जो अगर कार्बन का घटक उसमें नहीं है तो वो जमीन उपजाऊ नहीं होती, वो बंजर जमीन कहलाती है। अगर जमीन में कार्बन है तो कार्बन के साथ सभी प्रकार के जीवाणु भी उपस्थित होते हैं और सभी प्रकार के उसमें उपजाऊ प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स को उत्पन्न करने वाले घटक भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो अभी रेशो में देखा है कि 0.3% कार्बन जमीन में बचा है। जैसे ही ये ऊपर 2 या 1 के करीब हो जाएंगी तो आपकी जमीन घास भी नहीं उगाएगी। तो इस टाइप से अपने को जमीन में सबसे पहला काम करना है कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। जो बढ़ेगी, अपने गोबर खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, सिटी कंपोस्ट डालिए, या अपने खेत में ही तैयार करिए कूड़ा करकट को, उसको सड़ाइए और उसको खेत में डालते रहिए, तो ये सभी घटकों की पूर्ति वो अपने आप अकेला कर दे। लेकिन फिर भी तो लोग विश्वास ही नहीं करते सर। आपने बोला कि खुद ही तैयार कीजिए, खुद ही डालिए, फिर भी लोग पीजीआर का नाम बोलते हैं या और कोई जीवाणु कंटेंट प्रोडक्ट डालने की कोशिश करते हैं या रासायनिक डालते हैं, तो ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा इसलिए होता है कि रेडीमेड और स्वयं का बनाने में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि स्वयं के बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आज अगर अपन फ़ोन करेंगे तो पिज्ज़ा आधे घंटे में उपस्थित हो जाएगा, लेकिन खुद का खाना बनाना है तो 4 घंटे लगते हैं। सब्जी लाओ, पिसा के लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब लाने की व्यवस्था जमा करने के, ये सब करने के लिए लोग चतुर नहीं, उसमें तत्परता नहीं दिखाते, इसलिए डायरेक्ट रेडीमेड लाते हैं, बनाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक होता है वो कार्बन खुद बना के पौधों को देता है, जीवाणु को देता है, उसकी एक्टिविटीज़ को क्रियाशील करता है। लेकिन अगर अपने पास नहीं है वो कार्बन, तो अपन खरीद के डालते हैं, तो वो भी कार्बन वही है, क्योंकि ये भी कार्बन जीवाणु द्वारा बना हुआ है और अपन भी खुद जीवाणु के द्वारा ही कार्बन बना। जैसे कार्बन एक कंटेंट हो गया सर, तो ऐसे और कौन कौन से कंटेंट हैं जो जमीन के लिए लगते हैं? जैसे और देखा जाए तो मेजर 3 ही कंटेंट होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन चाहिए, पोटाश चाहिए और फास्फोरस चाहिए। बराबर। अगर इन तीनों की और कार्बन की कॉम्बिनेशन ठीक से अगर जमीन में है तो जमीन में किसी भी प्रकार की रासायनिक डालने की जरूरत नहीं, ये तीनों ही उत्पादन ला देते हैं। कुछ समय तक ये होता है कि फसल के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ते हैं, जिंक है, बोरान है, कॉपर है, इस टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन जो मेजर होते हैं वो एनपीके होता है। तो उसमें अगर जीवाणु के द्वारा अपन नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कुछ फसलों के लिए ऐसे होते हैं कि सिम्बायोटिक सहजीविता का काम करते हैं, जो साथ में रह के पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और पौधों से अपना भोजन करके अपनी डेवलपमेंट करते हैं। और ये फ्री में नाइट्रोजन पौधों को देता है, पौधों से नमी लेता है, अपना जीवन यापन करता है और पौधे को नाइट्रोजन देता रहता है। उसके अतिरिक्त हवा से, इन्वायरमेंट से भी नाइट्रोजन लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे एजोटोबैक्टर है, ये वातावरण से नाइट्रोजन को खींच के पौधों को नाइट्रेट फॉर्म में दिलाता है। ये हो गया नाइट्रोजन की पूर्ति अपन भी जैविक घटक से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक जीवों से कर सकते हैं। उसके बाद फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस बैक्टीरिया आते हैं, फास्फोरस फंगस आते हैं, अभी अब नया है फास्फोरस फंगस, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग फंगस, जो जमीन में कॉम्पैक्ट स्थिति में पैदा रहता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट होता है कि सभी न्यूट्रिएंट को अपने साथ जकड़ के एक पत्थर टाइप बना देता है, जो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। उस फास्फोरस को पौधों के लायक बनाने के लिए, अवेलेबल करने के लिए फास्फोरस बैक्टीरिया आता है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग फंगस, माइकोराइजा,
ये जो होते हैं फंगस, ये उस फास्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में तैयार करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण जो हार्डनेस होती है जमीन की उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, मुलायम करते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस टाइप से फास्फोरस को अपन पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद पोटाश भी जमीन से ही है, जमीन में ही पड़ा रहता है। दुनिया भर का पोटाश डालते हैं लोग, फसलों को वो 30 दिन 40 दिन 15 दिन के बाद मिलता है। लेकिन जो जमीन में उपस्थित पोटाश है, अगर उसमें अपन पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया अगर डालते हैं तो जमीन से ही निकाल के पौधों को उपलब्ध करा देता है, क्योंकि जितनी मात्रा और जीवाणु निकाल के देती उतनी ही मात्रा पौधे को पोटाश की आवश्यकता होती है। लेकिन आज 50 किलो 100 किलो तक पोटाश डाल रहे, तो ये पूरा पोटाश कुछ लेता नहीं, 10 या 20% पोटाश से ही पौधों की पूर्ति हो जाती है। बाकी पोटाश जो लीच की जमीन में रह जाता है या पानी के द्वारा रहे। तो ये पोटाश की पूर्ति अपन भी पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया से कर सकते हैं। मतलब इसमें जैसे आपने पोटाश बताया, एक सोलेबल बताया। सोलेबल मतलब क्या होता है? ये जैसे जो आपने दो कंटेंट बताए कि एक फास्फोरस होता था और एक सोलेबल होता था, ये दोनों क्या अलग है? क्या होता है, फास्फोरस जो रहता है वो कॉम्पैक्ट बेस में रहता है, उसको सोल्यूबल करता है, वो तोड़ता है, उसको खाता है, फिर वहां से फास्फोरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है, फॉस्फेट के रूप में बाहर निकलता है। तो वो पौधों के लिए ठीक है, वो खाने लायक होता है। लेकिन जो जमीन में पड़ा है ठोस अवस्था में, वो किसी काम का नहीं होता, इसलिए उसको सोल्यूबल अच्छा लायक बनाता है खाने के पौधों के द्वारा। इसमें जो आपने बताया अभी कि इसमें ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक कंटेंट बताया, तो ऐसे ही केमिकल भी कंटेंट होते हैं जो जैसे 50 केजी डालते, 50 केजी में आपने बोला कि 10% ही इसको काम आता है, बाकी 40% क्या हो जाते हैं? वेस्ट चला जाता है, जमीन में पड़ा रहता है, वो पत्थर बन जाता है इस टाइप से। और जमीन भी इससे उसी से वो जो हार्ड होती है उसी से होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसी से हो रहा है कि बहुत ज्यादा केमिकल खाद का उपयोग हो रहा है। हेवी पेस्टिसाइड के कारण जीवाणु मार दिए गए। अगर जीवाणु नहीं मरते तो कितना भी खाद डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जमीन को, क्योंकि वो उसमें सॉल्युबल, उसको पचाने वाले बैक्टीरिया थे, अब नहीं है, इसलिए जमीन एकदम हार्ड हो। तो सर ये सारे प्रोडक्ट रासायनिक कंटेंट डालने से जमीन हार्ड हो रही है, बराबर। मैंने भी ये सीखा, समझा भी, और कुछ उदाहरण पुराने भी है। जैसे मेरे खुद के दादा जब खेती में जाते थे, दादाजी, तो बोलते थे कि मैं घुटने तक या कमर तक फंस जाते थे, बोले जमीन में इतना अंदर तक चल जाते, और हाथ भी चला जाता था बरसात के समय में। आज ये उंगली नहीं जाती, बोलते बरसात के समय में, इतनी जमीन हार्ड हो चुकी है। तो क्या इसका कारण यही है? ये केमिकल, पूरा टोटल केमिकल ये, और केमिकल के कारण जो अपन पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं, उस पानी में भी केमिकल आ गया है, उसके कारण भी जमीन खराब होती जाती है। उसके कारण पानी से सॉइल का पीएच खत्म हो गया, पानी का पीएच खत्म हो गया, पोरोसिटी खत्म हो गई, क्योंकि जमीन कॉम्पैक्ट होने से एरिएशन नहीं हो रहा, जिसके कारण अगर एरिएशन नहीं होता तो उस रूट डेवलपमेंट रुक जाता है और फूड लेने की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण भी बहुत सारी फसलों में प्रॉब्लम आती है। बराबर। तो पहले के जमाने में जो पानी आता था तो अंदर तक चला जाता था, अभी ऊपर से बह जाता है। तो अगर कुछ दिन पानी ना आए तो बंजर हो जाती है, उसी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। और इसमें ये भी हो गया ना कि जैसे जो मैंने सीखा, किसान का मित्र होता है केचुआ, वो भी जीवाणु जो इसमें पूरे वो हो गए। सबसे बड़ा अच्छा, सबसे ज्यादा सटीक रोल केचुए का ही होता है। वही क्या करता है, जमीन को ऊपर नीचे फेरने का काम करता है, क्योंकि जो ऊपर की जमीन है अगर वो खराब हो गई तो उसको वापस नीचे ले जाएगा, और दूसरी जो फर्टाइल जमीन जो नीचे उसने तैयार की है उसको वापस ले आता है। जिसके कारण क्या है, उसमें पोर हो जाती है जमीन में, और एरिएशन अच्छे से होता है, और रूट सिस्टम बढ़िया डेवलप होता है, और फूड को ऊपर पहुंचाने की कैपेसिटी 3 गुना तक बढ़ा देता है। मतलब अच्छी हो जाती क्वालिटी पौधे। आजकल तो मिलता है सर, केचुआ है नहीं, क्योंकि केचुआ इतना नाजुक प्राणी होता है कि थोड़ा सा भी केमिकल पड़ गया तो मर जाता है। यूरिया डालो, टाटा डालो, अगर मर जाएगा, क्योंकि वो अगर खा के निकालता है तो केचुआ एक ही मिट्टी को कम से कम 12 बार खाता है, खाते जाता है, निकालते जाता है, खाते जाता है, निकालता, और वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होके निकालता है। और उसके पीसने की कैपेसिटी इतनी होती है कि 1200 मैश तक पीस देता है। वो इतनी बारीक कर दे, पत्थर भी कहो है उसको भी 1200 मैश तक पीस के ले जाता है, और उसको भी फर्टाइल बना के लाता है। तो इस टाइप से उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन वो सब खत्म कर दिया अपन ने,
पहले तो जमीन में हाथ डालते और केचुए में हाथ में आ जाते थे, आज तो ढूंढना पड़ता है केचुआ मिलेगा इधर, और खरीदना पड़ता है। अभी केचुए का खाद खरीदना पड़ता है, वो बिकता है मार्केट में केजी के हिसाब से। वही हो रहा है। कितनी बड़ी बात अभी सर ने बोल दी कि जो केचुआ था हमने कभी इसकी वैल्यू नहीं समझी। आज जमीन में जाता था, जमीन से जब बाहर आता था तो कितना सारा फर्टिलाइज तैयार करता था, कितना सारा खाद तैयार करता था। आज ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं है। अरे कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पे। अभी भी समझने वाली बात है कि केचुआ किसान का मित्र है, अगर वो जमीन के लिए है तो हमारी फसल सही है। सर तो अगला सवाल मेरा है कि जैसे भूमि के लिए या मनुष्य के लिए रासायनिक का क्या लाभ है या ऑर्गेनिक का क्या लाभ है? मतलब रासायनिक का लाभ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके दुष्परिणाम है, सबको पता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ लाभ है या हानि है, और ऑर्गेनिक का अगर लाभ है तो कैसे है? क्या होता है, अभी जो हाइब्रिड सीड आ रही है वो बिना केमिकल के नहीं हो पाती, किसी न किसी परसेंट में उसको केमिकल दिए बगैर वो आगे बढ़ नहीं पा रही। इसलिए केमिकल को बहुत कम परसेंट में डालना ज़रूरी हो गया है। उसके साथ अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है तो वो जो केमिकल आपने डाला है उसको 10 गुना तक बढ़ाकर फायदा देता है, अगर ऑर्गेनिक के साथ उसको लेके चलते हैं। डायरेक्ट केमिकल से खेती करते हैं तो उतना ही फायदा होता है जितना देना होता है उसको, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ जैसे अगर फास्फोरस डालना है तो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उसके साथ डालते हैं, उसकी क्वांटिटी 10% करके अगर डालते हैं तो आपका जो 90% फास्फोरस केमिकल बच गया, और वो 10% केमिकल वो जो जीवाणु अगर साथ में है तो वो 100% तक वर्क करा देता है 10% को भी। इससे क्या होता है, तो जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ गई, किसान का खर्चा भी कम हो गया और उत्पादन भी बढ़ गया, तो जमीन भी अच्छी हो गई। तो उससे क्या होता है कि ये जो फास्फोरस है पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो फास्फोरस इस टाइप से डालना चाहिए कि केमिकल के साथ बायो डालना चाहिए। अब बोलते केमिकल डालेंगे तो हमारी जमीन खराब होगी, लेकिन जो परसेंट मैं बताया उसी परसेंट में उसको लेके चलना है तो जमीन खराब नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो जो जीवाणु है वो उस फास्फोरस को नीचे लीच होने ही नहीं देगा, पूरा ऊपर ही ऊपर खा के उसको पौधों को उपलब्ध करना। केमिकल से क्या होता है, मनुष्य के ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम हो गए, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग बायो खेती से, बायो उत्पादन से किसी भी प्रकार की नुकसान होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो भी अपन खाते हैं वो बैक्टीरिया, फंगस या जीवों द्वारा प्यूरिफाइड किया हुआ भोजन ही अपने को मिलता है। लेकिन अपना बना बुनाया हुआ भोजन जो बायो के द्वारा, जो जीवाणु के द्वारा तैयार किया गया, अपन केमिकल डाल के उसे दूषित कर देते हैं और वही अपन अभी खा रहे हैं। आज जो किसान खेती कर रहा है वो भी वही खा रहा है, क्योंकि शाम को उसके घर में भी उसी की सब्जी बनती है और मार्केट में भी वही सब्जी जाती है। इसलिए वो खुद भी नहीं तय कर पा रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि उसको खेती में वर्किंग है, खर्चा बढ़ गया, उत्पादन बढ़ना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम उसके साथ आते हैं। इसलिए वो उसको लेके चलता ही है, उसी को करके हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में फार्मिंग में उसको अभी उतना करके नहीं देखा है, उतने उसको फायदा नहीं मिला, तो उसको लगता है कि मैं अगर एक साल भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं तो मैं पीछे चला जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसके लिए वो डर बना है एक, लेकिन वो डर बनाने की जरूरत नहीं है। करके देखिए, आपके प्रोडक्शन में, खेती के उत्पादन में किसी भी प्रकार का हानि तो नहीं होगी, ऊपर उलट उसकी बढ़ोतरी ही होगी। इस टाइप से बन, जैसे मैंने एक खेती का एक बजट निकाला था, जैसे अभी पैडी का सीजन है, या हम सोयाबीन, कपास का भी उदाहरण ले लेते हैं। पहला जब वो सिंगल खत डालते हैं, जब फर्स्ट टाइम में, तो 1 एकड़ में लगभग 2 डीएपी या 1 डीएपी, 1 18-10 और 1 यूरिया डालते हैं, कम से कम। और ये पहला हो गया। ऐसा ही 1 एकड़ के लिए सेकंड टाइम में भी होता है, मतलब 2 डोज कंपल्सरी। और सोयाबीन को भी सेम, सोयाबीन को 1, कपास को 2 या 3 भी हो जाते हैं, इरिगेशन में 4 भी कर लेते हैं, 4 भी ऐसे डाल देते हैं, 2-2 डीपी डालते हैं। अब 1 डीपी का खर्चा गवर्नमेंट का अगर 1350 है, कोई 1400 बेचता है, कोई 1480 बेचता है, जो अपने अपने रेट होते हैं। अगर हम 1400 खर्चा मिनिमम पकड़ा जाए, 1200 रुपए का 18 पकड़ा जाए, 300 रुपए का यूरिया पकड़ा जाए, इन सारे का खर्चा अगर पकड़ा जाए तो लगभग 2500 से 3000 का होता है, जो हमने कैलकुलेशन किया। और यही ऑर्गेनिक के जो कंटेंट होते हैं, अगर यही हम खरीदे, ज्यादा से ज्यादा क्या महंगे होंगे सर? बहुत ही कम, मतलब सारे जितनी भी आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते जीवाणु वाले, बहुत ही कम। तो इसका हमने एकंदरी 1 एकड़ का खर्चा पकड़ा 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होता। मतलब कहा 2500 से 3000 और कहा 1000 रुपए, कितना बड़ा अंतर हो गया। मतलब 3 दूने डबल डोज करते तो 6000, और यहाँ पे
1,000 2,000 में काम हो जाएगा, डबल भी करते हैं तो। मतलब पैसे का एक तो ये, उसके बाद उपज और हमेशा दिन ब दिन बढ़ने वाली है। मतलब किसान का जो खर्चा है ऑर्गेनिक से, जैविक से, वो बहुत अच्छा है केमिकल के मुताबिक। तो इस तरीके से मैं भी सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि आपके सामने लाइव उदाहरण मैंने बताया, पैडी हो, कपास हो या और कोई भी फसल हो। और खास करके जब हम इसकी बात करते हैं ना, फलों की, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, द्राक्ष हो गए, अनार हो गए, इन सारे जो फसल है, फल है, फ्रूट है, इन सब में आपको ना ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो स्वाद भी बढ़ जाएगा और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आएंगी। आपको वो केमिकल नहीं दे सकता है। एक किसान है सर, नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े किसान है ये नागपुर में, हमारे इधर तो नागपुर एरिया तो संतरा नगरी बोलते हैं। एक किसान है, नाम नहीं लूंगा, करोड़ों का बगीचा बेचते हैं, नाम आपको भी बताऊंगा। करोड़ों का उनका फसल होता है और वो फेमस है संतरा के लिए, टनों का उत्पादन होता है, लेकिन वो पूरा केमिकल वाला। उनके संतरे को ऐसा खाए ना तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं है सर, और ये बाहर में चला जाता है, जिस कंट्री को या जिस एरिया को ये पता नहीं है। और जो नेचुरल खेती करते हैं वो भी रासायनिक डालते हैं, लेकिन उनका मात्रा कम होता है। लेकिन संतरा अच्छा होता है, और जो ऑर्गेनिक करता है उसका तो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है फसल की या फलों की, ये ऑर्गेनिक से आती है। और इसमें खास करके एक बात और समझने वाली है, हमारा जो ऑर्गेनिक होता है या हमारे देश में जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट, ये फॉरेन में सर कभी नहीं जाते और फॉरेन में रिजेक्ट ही हो जाते हैं। इसका पीएच मान बोलो या इसमें केमिकल रेशियो आ ही जाता है कोई कितना, जैसे क्योंकि अपने यहाँ इतना पेस्टिसाइड डालना होता है कि वो केमिकल रेशियो को किसी तरह से कम कर ही नहीं सकता। अगर केमिकल रेशियो को कम करना है तो कम से कम उसको 2.5 से 3 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करनी पड़ेगी, तब जाके उसका केमिकल रेशियो खत्म होगा। वो 3 साल बाद एक्सपोर्ट कर सकता है। मतलब देखिए कि इतना बड़ा देश होने के बाद इंडिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है 70 से 80%, और उस देश के प्रोडक्ट बाहर में एक्सपोर्ट नहीं होते हैं क्योंकि क्वालिटी की वजह से है। और ये जो रेशो है, आंध्र प्रदेश सबसे टॉप है केमिकल इस्तेमाल करने में, दूसरा नंबर पंजाब है, तीसरा नंबर महाराष्ट्र आता होगा, आई थिंक आता ही है। तो इतना जहाँ पे फसल उगाते हैं, ज्यादा गेहूं होता है, जहाँ पे धान होता है, वहीं पे केमिकल का छिड़काव सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो चल रहा है कि अभी धीरे धीरे जो भी रासायनिक खादों के ऊपर जो सब्सिडी दे रही है वो बहुत कम कर दी है गवर्नमेंट ने। उनका भी उद्देश्य चल रहा है कि धीरे धीरे आगे चल के रासायनिक की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आगे होगा भी, आगे आने वाला युग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का ही करेंगे सर, करेंगे। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। और पहले लोग कोई बोलता था इसलिए करता था, आज खुद कर रहा है। और हम ऐसे जब मार्केट में जाते हैं, किसी किसान से बात करते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आपने ऑर्गेनिक छोड़ देना है, बोलता हूँ करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे 2 DEP डायमोनियम फॉस्फेट डालते हो, उसकी जगह एक ही करो। 2 क्विंटल करने की जगह 1 क्विंटल ही डालो, 50 kg डालो या 25 kg तक डालो। नहीं, अगर इस टाइप से अगर करते रहेंगे, जैसे अभी 100% 100 किलो डालते हैं तो 50 किलो डालते हैं, तो मैं पोटाश की मात्रा देखिए कि एक उसका परसेंटेज देखा जाए तो 50% होता है। मतलब 100 किलो में 50% पोटाश है, ठीक है। उसके बाद 50 किलो की एक बोरी डालते हैं तो कितना 25% हो गया। पौधों को चाहिए सिर्फ 10%, तो 15% आपने वैसे ही एक्स्ट्रा डाल दिया। लेकिन वही 15% आप 3 बार डाल रहे हैं एक्स्ट्रा करके, तो 45% तो आपने कॉम्पैक्ट करिए, जमीन खराब करने के लिए डाल ही दिया। उसमें जो बचा है 10-20% वो पौधा लेता है और अपनी उर्वरता ये करते हुए, वृद्धि करते हुए फल फ्रूट देके खत्म हो जाता है। लेकिन जो 45% है वो कहाँ गया? वो तो जमीन में ही पड़ा है, बचा। आपका पैसा वेस्टेज गया और वो पोटाश भी वेस्टेज गया, जिसके कारण आपकी जमीन भी खराब हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। तो ये जो है, इसको रेशियो को कम करते हुए बायो को साथ में लेना है। किसी भी प्रोडक्ट को लेना है, जैसे पोटाश लेना है तो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया साथ में डालो। उसकी जो अभी आज DAP लेंगे 3,500, 1,500, 2,300 रुपये का होता है, उसके साथ अगर उसको अपन 25 किलो का डोज करते हैं तो अपने को 10% ऑलरेडी पोटाश मिल रहा है। और जो बायो के साथ अगर उसको डालते हैं तो वो भी उसको 50% करके देगा और पौधे को उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल, मित्र जीवाणु, ऊपरी जीवाणु, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे आपने खेती के लिए बताया रासायनिक का दुष्परिणाम, तो इसी तरीके से ये जो रासायनिक है
रासायनिक के मनुष्य के ऊपर और पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है? ग्लोबली पूछा जाए तो ग्लोबली कैसे इसका इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है? क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोचा जाए ना तो पूरा टोटल ही जो अभी चल रहा है, इतनी सारी बीमारियों का, पानी का कम हो जाना, वाटर लेवल कम हो जाना, पानी दूषित हो जाना, ये सभी परिणाम केमिकल के ही आते हैं। क्योंकि जितना हम डालते हैं वो पौधा उतना लेता नहीं है और वो पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे बह के ज़मीन से होते हुए वाटर में सम्मिलित हो जाता है। वही वाटर अपन पीते हैं, वही भोजन अपन करते हैं, तो उसके कारण उससे कुछ ना कुछ अंश अपने शरीर में आ जाता है। उसके कारण अपनी जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो गई और बहुत सारी बीमारियां अपने ऊपर अटैक कर जाती है। आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में देखा जाए तो आदमी कपड़े भी नहीं पहनते थे। कभी भी ठंड हो, बारिश हो, सीधे भीग जाते थे घर में आके, बस तंदुरुस्त रहते। आज एक बार भीग गए तो दूसरे दिन बुखार आ जाता है। तो इस टाइप की अपनी इम्यूनिटी हुई, इसका सबसे अधिक परिणाम अपने को रासायनिक से ही मिलेगा, क्योंकि अपन ने जो डाला वही अपन ने पाया। तो उस टाइप से ये हो रहा है, क्योंकि अपन जो डालेंगे वही अगर पाते हैं तो अपन भी तंदुरुस्त रहेंगे और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ते रहेगा, बीमारियां अटैक नहीं करेगी। इसके कारण इन्वायरमेंट भी वही फैला है, सब तरफ वही फैला हुआ है आज। तो ये सब कम करके धीरे धीरे होगा जो भी है। उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है, अभी उसको कम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की तरफ अपने को आना ही पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंट की बात किया जाए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें बताया गया था कि ये साइकिल है पूरी। हाँ, जैसे पहले बरसात होती है, बरसात का पानी जाता है तालाब में, तालाब का पानी मछलियाँ होती है, उसमें मछलियाँ इंसान खाता है, कुछ घास उगाती है तो घास बकरियां खाती हैं, बकरियों को इंसान खाता है, फल फूल घास में ही होते हैं और उसमें हम केमिकल, इकोसिस्टम चलता है, उसमें हम केमिकल छिड़काव करते हैं, मतलब बकरी भी खा रहे हैं, अपन इकोसिस्टम को पूरा डिस्टर्ब तो इसलिए वो परिणाम तो होगा, डिस्टर्ब करेंगे तो। ग्लोबल वार्मिंग उसी के कारण आ रही है। इस टाइप से प्रॉब्लम आते ही रहेंगे आगे। जैसे मनुष्य के ऊपर भी इसका बहुत सारा जो आज की जो सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण है तो यही है। और पेड़ पौधों में भी इतनी सारी बीमारी आने का कारण ही रासायनिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं लोग। तो उसके कारण क्या होता है कि अच्छी सी ग्रीनेज बढ़ जाती है, अच्छी सी पत्ती आ जाती है पौधों के कारण, जिसके कारण कीड़े जो इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं उनको जरूरी नहीं रहता कि पत्ती खाई जाए, लेकिन उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उस पत्ती के ऊपर आके बढ़ जाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उसी को चट कर देते हैं। तो इस टाइप से ये हो रहा है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर अपन वही अगर ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बायो खेती करते हैं, तो एकदम जैसे ग्रीनेस नहीं आती और कीटों का अट्रैक्शन नहीं बढ़ पाता। इसलिए उससे जहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वह कीटों का अटैक कम होता है, इल्लियों का अटैक, लार्विसाइड का अटैक कम होता है। जी, इससे किसान को भी फायदा होगा। तो सर सही क्या है? ऑर्गेनिक है? फिर से वही सवाल है सर, ऑर्गेनिक है या केमिकल है? नहीं, आज के हिसाब से देखा जाए तो सही तो मैं मानूंगा, एक तो बायोलॉजिकल खेती होनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए और केमिकल को धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आगे चल के न मिलेगा, और मिलेगा तो इतना रेट होगा कि अपन खरीद नहीं पाएंगे और खेती किसानी बंद हो जाएगी। इसलिए अभी से अगर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलेंगे तो अपनी खेती भी उस लायक हो जाएगी जिसको रासायनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये चलो ठीक है, हमने ऑर्गेनिक खेती इस्तेमाल कर ली, लेकिन इसमें बहुत सारे सर, इसमें भी ऑर्गेनिक में भी अब समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोलते मित्र जीवाणु, फिर उसमें कंटेंट बताते हैं, जैसे सोल्यूबल आपने कंटेंट बताया अभी है। अब ऑर्गेनिक में ही कोई कोई कंपनियां बोलती है कि हमारा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन अलग बताते हैं, हम प्रोटीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई बोलते हैं न्यूट्रिशन करते हैं, कोई बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं, मतलब इसी को ही घुमाया जाता है। और फिर ये कंटेंट फुलिक एसिड, अमीनो एसिड, ये अलग, और ये क्या है सब? ये क्या होता है कि उस नाम से ही जाना जाता है कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म न्यूट्रिएंट, बहुत कम देने वाले न्यूट्रिएंट, इस टाइप से देना है। और मेगा न्यूट्रिएंट, ये दो आते हैं। जैसे मेगा न्यूट्रिएंट में आते हैं एनपीके आता है, पोटाशियम स्पाइक, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है जिंक, बोरॉन, कॉपर, अमोनियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, ये सब आता है। लेकिन क्या होता है, जो सूक्ष्म होता है उसको सूक्ष्म तरीके से ही देना है, लेकिन आज किसान उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस सूक्ष्म मतलब क्या। वो भी 5-5, 10-10, 20-20 किलो डालते जा रहे हैं। आज पोटाश की मात्रा देखो 19-19-19 डेली डालते हैं, क्योंकि डेली चाहिए बोलते पौधे को। तो डेली कहाँ से पोटाश खाएगा पौधा? इस टाइप से होता है, क्योंकि सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ही देना चाहिए। और उसके भी अभी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, क्योंकि जिंक बैक्टीरिया आ गया, पोटाश बैक्टीरिया आ गया, उसके बाद फेरस बैक्टीरिया आ गया। ये सब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म जितना पौधे को चाहिए उतना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है।
उसके बाद जो बीमारियां फैलाने वाले कीटक आते हैं उसको खाने वाले भी बैक्टीरिया फंगस आते हैं। जैसे अगर अपन फंगस डिसीज आती है जमीन से होते हुए पौधे पे आती है, सभी प्रकार की कोई भी बीमारी जमीन से ही आती है। अगर आपकी जमीन बीमार है तो पौधे को बीमार करना ही करना है। तो ये क्या होता है, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जीवाणु जो होते हैं वो जमीन में होते हैं, और जमीन में पहले अपने मित्र कीट मित्र फंगस थे, ट्राइकोडर्मा था, सूडोमोनास था, पेसिलोमाइसिस थे, इस टाइप के जो बैक्टीरिया फंगस अपने जमीन में थे। लेकिन अपन ने इतना केमिकल डाल दिया कि उन सबको खत्म कर दिया। और वो उनको क्या होता है, वो अपने मित्र कीट है, मित्र कीड़े होते हैं, मित्र फंगस होते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम होने के केमिकल के कारण कम होने के कारण वो खत्म हो गए। लेकिन क्या होता है, जैसे केमिकल डाले होते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया फंगस उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रमाण में अटैक करते रहते हैं, उसके कारण बीमारी फैली। अगर किसान अभी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास इस टाइप के बायो पेस्टिसाइड अगर डालते हैं तो उनमें जो बीमारी आने का जो प्रादुर्भाव ज़्यादा दिख रहा है वो कम कम होकर ख़त्म हो जाएगा। और एक बार ऐसा भी है कि जो बैक्टीरिया अपन डालते हैं वो केमिकल की तरह नहीं एक बार डाल के यूज़ हो गया, लेकिन क्या होता है कि जो बायो फंगस बायो बैक्टीरिया होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, वो धीरे धीरे जमीन में अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया फंगस को खत्म करते हुए जाते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनकी बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्या है, डोजेस कम होते जाते हैं बायो के, लेकिन केमिकल के बढ़ते जाते हैं। बराबर। तो सर और एक सवाल है, हम तो अभी पूरे तो ऑर्गेनिक, अब आपके बातों से तो ये समझ में आया कि अब ऑर्गेनिक करना है, लेकिन अब पौधे को बीमारी कितने प्रकार की होती है, कैसे फसल उगती है, तो ये बीमारियों को कैसे हम इसको मैनेजमेंट करें? नहीं, क्या होता है, जैसे अपने को आदमी को बीमारी होती है उसी टाइप की बीमारियां पौधे के ऊपर सेम आती है। ये तो इन बीमारियों के लिए सबसे पौधों के लिए तो जमीन जिम्मेदार है, और अपने ऊपर बीमारी आने का तो उनसे उत्पन्न किया हुआ जो अपन फूड खाते हैं इन्वायरमेंट से उससे आती है। मतलब आना सब जमीन से ही है, या पौधों के ऊपर बीमारियां है या ह्यूमन के मैन के ऊपर बीमारियां है। लेकिन इसका सबसे बड़ा यह है कि अगर जमीन अपनी स्टेरलाइज है तो क्या होगा, किसी भी प्रकार के बीमारी पौधों जमीन से पौधे भी नहीं आएंगी और पौधों से अपने को नहीं आएंगी। लेकिन ये कब होगा, जब अपने को पूरी जमीन को स्टेरलाइज करना है, मतलब हानिकारक बैक्टीरिया फंगस बीमारी फैलने वालों को पूरी तरह खत्म करना। तो इसके लिए कोई जरूर थोड़ी है कि हानिकारक पेस्टिसाइड डालेंगे, क्या रासायनिक पेस्टिसाइड से अपन उसको खत्म कर, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अपने भी जो उनको खाने वाले होते हैं वो अपने पास बैक्टीरिया फंगस है, अपन भी डेवलप कर सकते हैं, घर में भी मतलब खेत में भी कर सकते हैं उसको डेवलप। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये सब होता है जो अभी करते थे कुछ लोग, अभी भी करते हैं कि उसमें नमक क्या बोलते हैं, गुड़ का पानी बनाओ, बेसन डालो, उसमें वो बैक्टीरिया डालो और पंचामृत ताक डालो, तो ये सब डेवलप करके उसको डाल सकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जमीन से जितनी भी बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, फिर पेड़ पौधों के ऊपर नहीं आएगी, पेड़ पौधों से अपने ऊपर नहीं आएगी। तो ये सब कारण चलते रहते हैं, एक साइकिल बना हुआ है, उसी कारण अपन बीच में अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये होता है। तो जैसे फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर डालते हैं अपन तो जमीन अच्छी हो जाएगी, जमीन में फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जमीन मुलायम हो जाएगी और हानिकारक फंगस बैक्टीरिया का भी संख्या कम करेगी। तो इससे क्योंकि रूट सिस्टम जितनी जमीन अच्छे से मुलायम होगी, उसका पीएच अच्छा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन होगा, उतनी अच्छे से डेवलपमेंट रूट सिस्टम का होगा, और जितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होगा उतना अच्छा पौधा तंदुरुस्त और रेजिस्टेंट प्लांट तैयार होगा। मतलब मैं आपके बातों से एक समझूं कि जो बीमारियां हैं वो रूट से आती है, ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ, वो रूट को अटैक कर लेते हैं, मतलब जमीन से आने शुरुआत होती है, फिर वो तने से होती है पत्ती तक, फल तक जाती है। फिर ये वायरल इन्फेक्शन किसे बोलते हैं? तो वायरल इन्फेक्शन क्या होता है कि वीकनेस, पौधा वीकनेस हो जाता है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, कुछ कुछ लोग बाहर से खरीद के केमिकल न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो वो पौधा क्योंकि वो इतना वीकनेस हो जाता है कि जो रेडीमेड डाले हुए न्यूट्रिएंट को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसका रूट सिस्टम वो उस कंडीशन में होता है नहीं कि किसी भी घटक को खा सके, क्योंकि किसी भी घटक को खाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, वायरस उसके कारण वीकनेस हो जाता है, पूरा पौधा किसी भी घटक को लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसमें क्या है, एकदम वीकनेस के कारण वायरस आ जाता है, अपन बोलते वायरस है। तो उसके अतिरिक्त क्या होता है, एक रस चूसक कीट होते हैं जो पूरे उसको रस को चूस लेते हैं, तो उसके कारण भी वो वीकनेस हो जाता है और फिर बोलते वायरस आ गया। यही सब होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी से ही वायरस आता है। वायरस कोई ये बीमारी नहीं होती कि जो पर्टिकुलर एक बार आया तो आना ही है, इस टाइप से वो आते न्यूट्रिएंट की कमी या सॉइल में कुछ प्रॉब्लम के कारण आते हैं, या सकिंग पेस्ट के कारण, रस चूसक कीट के कारण आता है।
अच्छा, तो ये मतलब बाहर से आ जाती बाहर है। से आती